हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हाइड्रोकार्बन का लेक्चर 5 शुरू करने जा रहे हैं। आपको याद है कि लेक्चर नंबर 1 फर्स्ट लेक्चर में मैंने कार्बोकेटायंस के बारे में बातचीत किया ताकि हम भविष्य में एल्कीन्स के रिएक्शन को अच्छी तरह से समझ सके। लेक्चर 2 में मैंने फ्री रेडिकल्स के बारे में बातचीत की ताकि हम लोग एल्कीन्स के रिएक्शंस को समझ सके। लेक्चर 3 और 4 में मैंने प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स के बारे में बातचीत की थी और आज लेक्चर 5 में मैं प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन के बारे में बातचीत करूंगा। तो आइए देखते हैं। ठीक है, तो लेक्चर 5 है ये, लेक्चर 5 हाइड्रोकार्बन का लेक्चर 5 है और एल्केन का ये लेक्चर 3 है। प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन, सॉरी प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स, एल्केन्स की प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। एल्केन की प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी जिसके बारे में बात करने वाला हूं, जो रिएक्शन है देते हैं एल्केन्स, वो है हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन रिएक्शन। तो हेलोजिनेशन रिएक्शन देखते हैं। RH एल्केन लिया आपने और इसको आप किसी भी हैलोजन से ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या होगा? आइए इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो इसका पहले डिटेल्ड मैकेनिज्म देखेंगे और फिर मैं इसका एक शॉर्ट मैकेनिज्म भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इसका रियल मैकेनिज्म देखा जाए तो आप जानते हैं कि ये रिएक्शन जो है वो सब्स्टिट्यूशन फ्री रेडिकल होता है। ठीक है, मैंने ये बात शुरू में भी ग्रुप केमिस्ट्री शुरू करते वक्त भी बताया था कि हेलोजिनेशन जो है, नहीं, जो एल्केन्स है वो मेनली फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। तो हेलोजिनेशन भी एल्केन पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म से ही होगा। ठीक है, अब इसमें हर फ्री रेडिकल रिएक्शन में 3 स्टेप होते हैं, एक इनिशिएशन, दूसरा प्रोपगेशन और तीसरा टर्मिनेशन। ठीक है, तो इनिशिएशन कैसे होगा? जो भी हेलोजन आप लेंगे, जो भी हेलोजन आप लेंगे वो उस पे फोटॉन्स गिरेंगे सनलाइट के प्रेजेंस में और ये फ्री रेडिकल्स में टूट जाएगा। मैंने फ्री रेडिकल्स जो बताया था लेक्चर नंबर 2 में हाइड्रोकार्बन्स के, तो आपको ये बहुत ही साफ साफ बताया था कि है ना, जो फ्री रेडिकल्स का जनरेशन है वो हीट से होता है, सनलाइट से होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी से होता है और मेटल्स से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सनलाइट से हो रहा है और 2 फ्री रेडिकल हेलोजन के बन जाएंगे। अब प्रोपगेशन स्टेप की बात की जाए, अब ऐसे रिएक्शन इनिशिएट होता है, प्रोपगेशन कैसे हो जाएगा? तो प्रोपगेशन जो है, प्रोपगेशन में 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। प्रोपगेशन, प्रोपगेशन में 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। स्टेप नंबर 1, स्टेप 1, पहले स्टेप में ये जो एल्केन है, ठीक है, आपके पास जो यहाँ पे एल्केन है ना, इस एल्केन पे है ना, ये जो भी आपने यहाँ पे फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हुआ है, वो फ्री रेडिकल जो यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है वो इस पे अटैक करेगा। और आपको पता है हेलोजेंस जो है, सॉरी फ्री रेडिकल्स जो है वो 3 तरह के रिएक्शंस देते हैं, ये भी मैंने बताया था। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल को जनरेट करता है, वो दूसरा रिएक्शन, और तीसरा था है ना डाइमराइजेशन एंड डिस्प्रोपोर्शनेशन, जो कि एल्काइल फ्री रेडिकल्स देते हैं। तो ये मैंने लेक्चर नंबर 2 में आपको बताया। तो यहाँ पे सेकेंड वाला रिएक्शन होगा कि एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल को जन्म देगा। कैसे? तो यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसे डॉट डॉट टूट जाएगा। ठीक है, और R डॉट और X डॉट आपस में मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो नहीं, तो ये R डॉट और H डॉट में टूटेगा, H डॉट और X डॉट आपस में मिल जाएंगे और यहाँ पे R डॉट बनेगा। अब ये जो एल्काइल फ्री रेडिकल है, ये स्टेप नंबर 2 में, यानी प्रोपगेशन के स्टेप नंबर 2 में ये जो एल्काइल फ्री रेडिकल है ये किसी नए हेलोजन पे अटैक करेगा, X। तो पहला हेलोजन से जो X डॉट बना था वो तो सनलाइट की मदद से हुआ था, लेकिन दूसरा X डॉट जो है वो एल्काइल फ्री रेडिकल से बनेगा। फिर वही बात, एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल को जन्म देगा यहाँ पे, और ये जो X डॉट है और R डॉट है ये मिलकर RX बना देंगे, और साथ में एक ये जो X डॉट है वो यहाँ पे बन जाएगा। फिर ये जो X डॉट बनेगा वो फिर से प्रोपगेशन स्टेप 1 में किसी एल्केन पे अटैक करेगा, फिर से एल्काइल फ्री रेडिकल बनेगा, फिर वो एल्काइल फ्री रेडिकल किसी हेलोजन पे अटैक करेगा, फिर से हेलोजन फ्री रेडिकल बनेगा। तो ये प्रोपगेशन स्टेप जो है लगातार चलता रहता है। आप देख सकते हैं इफेक्टिवली ऐसा लग रहा है जैसे ये जो 2 X डॉट बने थे यहाँ पे, उनमें से एक X डॉट R के साथ जुड़ गया और दूसरा X डॉट जो है यहाँ से निकले H के साथ जुड़ गया है। ठीक है, इफेक्टिवली ऐसा लग रहा है। और ये प्रोपगेशन स्टेप है। और टर्मिनेशन कैसे हो जाता है, रिएक्शन खत्म कैसे होगा? तो टर्मिनेशन जो स्टेप है, टर्मिनेशन का जो स्टेप है वो स्टेप आपका
कैसे होगा? तो ये टर्मिनेशन स्टेप 3 तरीके से हो सकता है, क्योंकि यहां पर है ना 2 तरह के फ्री रेडिकल्स है, एक हेलोजन वाला फ्री रेडिकल है एक्स डॉट और दूसरा आर डॉट है। 2 तरह के फ्री रेडिकल्स हैं, तो दोनों में से जो लास्ट में बच जाएंगे वो टर्मिनेट करेंगे रिएक्शन को। मतलब अगर एक्स डॉट खत्म हो गया यानी हेलोजन लिमिटिंग है, अगर कम है रिएक्शन में और आर डॉट ज्यादा है, तो लास्ट में सिर्फ आर डॉट बच जाएंगे और हेलोजन चूंकि खत्म हो जाएगा इसलिए प्रोपगेशन स्टेप 2 नहीं होगा। तो जितने आर डॉट बचेंगे लास्ट में वो आपस में एक दूसरे से कंबाइन करके आर आर बना देंगे। ठीक है, तो एक टर्मिनेशन का एक तरीका तो ये हो गया। अगर उल्टा हो जाए, एल का आर डॉट खत्म हो जाए और एक्स डॉट रिएक्शन में बचा है, तो अगर एक्स डॉट बचा और आर डॉट खत्म हो जाए तो आर डॉट खत्म होने से भी रिएक्शन जो है वो नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए लास्ट में जो एक्स डॉट बचेंगे वो एक्स डॉट और एक्स डॉट मिलके फिर से हेलोजन बना देंगे, X2 बना देंगे। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ठीक आपने प्रोपोर्शनेट अमाउंट में अगर एक्स डॉट और आर डॉट लिया है, ठीक है, कि दोनों लास्ट में है ना सेम स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट में बच गए हैं, तो ये भी टर्मिनेशन हो सकता है। वैसे ये रेयर है कि है ना दोनों गिन के एकदम बिल्कुल बराबर हो, ठीक है, लेकिन अगर ये भी एक पॉसिबिलिटी है, दोनों अगर बच गए लास्ट में तो ये दोनों मिलके RX बना देंगे। तो आपने देखा कि यहां पे इफेक्टिवली हो क्या रहा है। यहां पे इफेक्टिवली मैं कह सकता हूं कि ऐसा हो रहा है जैसे 2 एक्स डॉट जो बनते हैं उसमें से एक एक्स डॉट आर से कनेक्ट होता है और दूसरा एक्स डॉट यहीं से निकले एच से कनेक्ट होता है। और यहां पर रिएक्शन इंटरमीडिएट, पहला स्टेप स्लो है, तो यही आपका है ना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी है। तो आप जानते हैं कि है ना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ही रेट डिटरमाइन करता है पूरे रिएक्शन का ओवरऑल। तो उसका आरआई का जो स्टेबिलिटी है वो है ना रेट ऑफ रिएक्शन उस पर डिपेंड करेगा। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, यहां पे लिख सकता हूं कि रेट ऑफ हेलोजिनेशन एल्केन्स का है ना, रेट ऑफ हेलोजिनेशन जो होता है एल्केन्स का हेलोजिनेशन, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। रेट ऑफ हेलोजिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। ठीक है, फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब ये तो मैंने बता दिया, ठीक है, इस पे हम क्वेश्चंस भी आते हैं अक्सर कि है ना कोई भी फ्री रेडिकल रिएक्शन दिया जाएगा तो पूछा जाएगा कि इसका रेट फास्ट है स्लो है, तो वो आप डिटरमाइन कर सकते हैं इस तरीके से। फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी निकालना मैंने जीओसी में पढ़ाया आपको। ठीक है, अब मैंने लॉन्ग मैकेनिज्म तो बता दिया, अब मेनली क्या है, अब शॉर्ट मैकेनिज्म क्या है। तो याद रखिए शॉर्ट मैकेनिज्म ऐसे हो जाएगा, कभी भी आपको अगर इस तरह के रिएक्शन आते हैं, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन आता है, तो पहला काम करिए इस x को 2 एक्स डॉट में तोड़ दीजिए। पहला एक्स डॉट वहां से H निकालेगा। देखिए एक एल्केन में बहुत सारे हाइड्रोजन होते हैं, तो वहां से H निकालेगा, ये जहां से निकलने के बाद जो फ्री रेडिकल बने वो सबसे स्टेबल बने। यही इसका है ना मंत्र है इस रिएक्शन का। तो क्या होगा, यहां X मान लीजिए H निकाल लेता है और आपको मिलेगा लास्ट में R डॉट। R डॉट आपको सबसे स्टेबल बनाना है, यानी एल्केन में से उस जगह से हाइड्रोजन निकालना है जहां से निकलने के बाद जो फ्री रेडिकल बने वो सबसे स्टेबल बने। ठीक है, सबसे स्टेबल फ्री रेडिकल बने। और जो ये सबसे स्टेबल फ्री रेडिकल बन रहा है, इसको इसमें दूसरा एक्स डॉट जो है वो इससे जुड़ जाएगा। पहला H निकालेगा और यहाँ पे HX बनेगा, यहाँ माइनस HX लिख रहा हूं, HX यहाँ पे बन के अलग हो जाएगा, और दूसरा एक्स डॉट जो है इस R डॉट से मिलेगा और आपको ये RH में बदल जाएगा। तो RH और HX इसका RX हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, ये एक्स डॉट जो है वो इससे जुड़ेगा तो RX हो जाएगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि बड़ा सिंपल है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम। हेलोजिनेशन में होता क्या है कि आप सबसे पहले हेलोजिनेशन करते समय जो भी हेलोजन है उसको 2 फ्री रेडिकल्स में तोड़ दीजिए। पहला हेलोजन का जो फ्री रेडिकल है वो हाइड्रोजन निकालेगा। कहां से निकालेगा, वहां से निकालेगा जहां से निकलने के बाद जो फ्री रेडिकल बने वो सबसे स्टेबल होना चाहिए, और दूसरा वाला ऑटोमेटिकली उससे आकर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका हेलोजिनेशन का पूरा खाका हो गया। अब इसके बाद और क्या बात बचती है। अब आइए, हेलोजिनेशन कई तरह के हो सकते हैं, फ्लोरिनेशन हो सकता है, क्लोरिनेशन हो सकता है, ब्रोमिनेशन हो सकता है, आयोडीनेशन हो सकता है, बहुत सारे रिएक्शंस हो सकते हैं। तो इसको भी समझा जाए कि कौन कौन से रिएक्शंस क्यों कैसे कैसे होंगे। तो यहां मैं लिख रहा हूं है ना रिएक्शन, फ्लोरिनेशन, क्लोरिनेशन,
फ्लोरिनेशन सबको कंपैरेटिव पढ़ेंगे हम, फ्लोरिनेशन, क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन और आयोडीनेशन, ठीक है, और आयोडीनेशन, आयोडीनेशन, आयोडीनेशन। तो ये 4 बातें हैं, आइए देखते हैं। तो ये रिएक्शंस हो गए हैं। अब कौन सा रिएक्शन कैसे होता है इसको समझते हैं। प्रोपगेशन स्टेप 1 की बात करिए, है ना, प्रोपगेशन स्टेप 1, S1 लिख रहा हूं, ठीक है, या प्रोपगेशन स्टेप 1, प्रोपगेशन स्टेप 1, स्टेप 1 यहां पे बताऊंगा मैं उसकी प्रॉपर्टीज। फिर प्रोपगेशन स्टेप 2, प्रोपगेशन स्टेप 2 के बारे में हम यहां पे बातचीत करेंगे। फिर यहां पर जो है मैं आपको बताऊंगा कि है ना रिजल्ट क्या रहेगा अल्टीमेटली, रिजल्ट, और लास्ट में हम रिमार्क भी यहां रखेंगे, कुछ रिमार्क के बारे में भी हम लोग यहां पे, है ना, क्या हमने सीखा वो उसके बारे में जानेंगे। तो याद रखिए फ्लोरिनेशन का जो प्रोपगेशन स्टेप 1 होता है वो हाईली एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है, हाईली एक्सोथर्मिक होता है। और प्रोपगेशन स्टेप 2 भी इसका हाईली एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है, एक्सोथर्मिक होता है। तो चूंकि ये दोनों हाईली एक्सोथर्मिक है इसलिए फ्लोरिनेशन एक्सप्लोसिव होता है। तो मैं ये नहीं कहता कि ये फ्लोरिनेशन नहीं होगा, पर रिजल्ट ये है कि फ्लोरिनेशन इन सनलाइट एल्केन के साथ जनरली अवॉइड करते हैं क्योंकि ये रिएक्शन एक्सप्लोसिव होता है। तो जनरली अवॉइडेड इन लैबोरेटरी, जनरली अवॉइडेड, अवॉइडेड इन लैब, ठीक है, लैब में इसको अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो एक चीज तो सीखा, तो फ्लोरिनेशन हमारे लिए किसी काम का नहीं है, क्योंकि फ्लोरिनेशन अगर आ जाएगा रिएक्शन तो आप कर जरूर दीजिएगा, पर जनरली लैब में, है ना, फ्लोरिनेशन जो है एल्केन का हम कभी भी सनलाइट के प्रेजेंस में नहीं करते हैं क्योंकि रिएक्शन जो है वो एक्सप्लोसिव हो जाता है। प्रोपगेशन स्टेप 1 क्लोरिनेशन के केस में एक्सोथर्मिक होता है, और रिएक्शन जब भी एक्सोथर्मिक हो उसके होने की संभावना ठीक ठाक रहती है। सेकेंड स्टेप भी एक्सोथर्मिक होता है, ओवरऑल भी ये एक्सोथर्मिक होगा, और किसी भी रिएक्शन में अगर हीट निकल रहा है तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी बढ़ रही होगी, रिएक्शन के होने की संभावना बढ़ती है, ठीक है। तो ये एक कंट्रोल्ड रिएक्शन होता है, दिस इज कंट्रोल्ड रिएक्शन। तो अगर कभी आपको क्लोरिनेशन इन सनलाइट हो तो आप उसको बड़े आराम से कर सकते हैं। ब्रोमिनेशन की जहां तक बात है तो इसका पहला रिएक्शन जो है वो तो एक्सोथर्मिक होता है, लेकिन दूसरा रिएक्शन जो है एंडोथर्मिक हो जाता है, और नेट रिएक्शन जो है रिजल्ट भी इसका एंडोथर्मिक ही रहता है, यानी नेट हीट एब्जॉर्ब होता है। तो हीट तो अगर आप नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं तो सनलाइट के प्रेजेंस में नेट अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो सनलाइट के प्रेजेंस में भी ब्रोमिनेशन होगा नहीं, या आप कह सकते हैं इट इज वेरी स्लो रिएक्शन, स्लो रिएक्शन, ठीक है। तो ये बहुत ही स्लो रिएक्शन होगा, अगर होगा भी तो आपको ब्राइट सनलाइट की जरूरत पड़ेगी तभी होगा, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एनर्जी एब्जॉर्ब करने वाला रिएक्शन जो है वो आसानी से नहीं होता है, और एनर्जी रिलीज करने वाला रिएक्शन आसानी से हो जाता है, क्योंकि एनर्जी रिलीज करने पर, है ना, एनर्जी आप रिलीज करते हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, और हर चीज इस दुनिया में स्टेबिलिटी की ओर जाना चाहती है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि चूंकि एंडोथर्मिक है इसलिए आसानी से नहीं होगा, वेरी स्लो रिएक्शन। तो कह सकते हैं ये भी ब्रोमिनेशन इन सनलाइट भी नहीं होता है, होगा, अकर्स इन ब्राइट सनलाइट, इन ब्राइट सनलाइट, सनलाइट अगर बहुत ब्राइट है तभी होगा, ठीक है। अब आयोडीनेशन की बात की जाए, आयोडीनेशन का पहला रिएक्शन भी एंडोथर्मिक होगा, दूसरा रिएक्शन भी एंडोथर्मिक होता है, एंडोथर्मिक होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जनरली फाइनल जो रिएक्शन है वो हाईली एंडोथर्मिक होगा, ठीक है। काफी एनर्जी चाहिए इसको होने के लिए, और जिस काम में एनर्जी ज्यादा चाहिए वो जल्दी आसानी से होगा नहीं, हाईली एंडोथर्मिक। और अगर ये हाईली एंडोथर्मिक रिएक्शन है ना, तो मैं कह सकता हूं क्या कि आयोडीनेशन को आप जो है ना अवॉइड ही करिए में, क्योंकि इट इज अ वेरी वेरी स्लो रिएक्शन, और आप वेरी वेरी स्लो का मतलब ये होता है कि ये रिएक्शन नहीं होगा, वेरी वेरी स्लो रिएक्शन, तो ये रिएक्शन होता नहीं है लैब में, ठीक है। आप अगर सनलाइट के प्रेजेंस में करेंगे, वेरी स्लो का मतलब कहने का मतलब यही है कि हम डायरेक्टली ये नहीं कहते कि नहीं होगा, होगा,
बहुत स्लो होगा, मतलब एज गुड एज नहीं होगा। तो हमने क्या देखा, हेलोजिनेशन में हमें समझ में आया कि फ्लोरिनेशन होता है पर अवॉइड करते हैं क्योंकि एक्सप्लोसिव होता है। क्लोरिनेशन ही होगा। ब्रोमिनेशन भी बहुत स्लो होता है, ब्राइट सनलाइट के प्रेजेंस में होगा, नॉर्मल सनलाइट के प्रेजेंस में ब्रोमिनेशन भी बहुत स्लो रिएक्शन है, नहीं होता। और आयोडीनेशन तो बहुत ही ज्यादा स्लो है, इसलिए नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या सीखा, मैं हल्का सा समराइज कर देता हूं कि पहली प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूं हेलोजन की। हेलोजेंस जो है वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन देते हैं। हेलोजन दो पार्ट्स में फ्री रेडिकल में टूटता है, एक H निकालता है, वहां से निकलेगा जहां सबसे स्टेबल फ्री रेडिकल बने, और दूसरा X डॉट उससे जुड़ जाएगा, RX बनेगा, ठीक है। और ये रिएक्शन जो है वो ऐसे होता है। और जनरली आज हमें पता चला कि एक्चुअली हेलोजिनेशन में भी ढंग से मुझे कहना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ क्लोरिनेशन ही अच्छे से हो पाता है, फ्लोरिनेशन भी नहीं होता है, ब्रोमिनेशन भी नहीं होता है, और आयोडीनेशन भी अच्छे से नहीं होता है। तो ये तो इसकी थ्योरी खत्म हो गई। इस कॉन्सेप्ट को, इस हेलोजिनेशन को और अच्छा समझने के लिए आइए इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, मीथेन है, तो यहाँ पे एक ही कार्बन है, इसलिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हाइड्रोजन कहां से निकलेगा नहीं निकलेगा। हाँ, एक अंतर है कि यहाँ पे क्लोरीन लिमिटेड है, मतलब एक बोल ही मान सकते हैं। तो यहाँ पर ये दो Cl डॉट में चेंज होगा, एक Cl डॉट H निकालेगा और यहाँ पे CH3 डॉट बनेगा और दूसरा Cl डॉट इससे जुड़ जाएगा, तो आपको यहाँ पे CH3Cl मिलेगा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर क्लोरीन एक्सेस में लेंगे तो क्या होगा। तो अगर आप क्लोरीन एक्सेस में लेंगे तो पहले एक सब्स्टिट्यूशन होगा, तो ये है ना क्लोरोमीथेन बनेगा, फिर से क्लोरीन इन सनलाइट जब इस लगेगा यहाँ पे तो एक और हाइड्रोजन निकल के एक और क्लोरीन लग जाएगा, तो ये आपका डाइक्लोरोमीथेन हो जाएगा। फिर से क्लोरीनेशन अगर होगा क्लोरीन इन HNO तो यहाँ पे क्लोरोफॉर्म बनेगा CHCl3 ट्राइक्लोरोमीथेन, और फिर से एक बार अगर क्लोरीनेशन इसका हो जाएगा जो कि तो ये CCl4 बनेगा, ठीक है ना, CCl4 बनेगा, ये चीज आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में दो क्लोरीन है, ये आपका Cl डॉट और Cl डॉट दो चीजों में टूटेगा, एक Cl डॉट H डॉट निकालेगा, दूसरा Cl डॉट वहां पे जाकर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर अब दो ऑप्शन है, ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा, ये 2 डिग्री बनेगा, ये 1 डिग्री। तो 1 डिग्री वाले फ्री रेडिकल्स कम स्टेबल होते हैं, मैंने GOC में पढ़ाया था, जबकि 2 डिग्री वाले फ्री रेडिकल्स ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पे होगा क्या कि ये जो दो Cl डॉट बनेगा, इसमें से एक Cl डॉट जो है वो यहां से हाइड्रोजन निकाल लेगा और ये फ्री रेडिकल बनेगा, और दूसरा Cl डॉट जो है इसी पे जाकर जुड़ जाएगा, और यहां पर आपको ऐसा ये प्रोडक्ट मिलेगा। इसके अलावा कोई प्रोडक्ट और नहीं मिलेगा, और सब माइनर प्रोडक्ट होंगे, मेजर प्रोडक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पे क्या है, सेम चीज है, ये 1 डिग्री बनेगा फ्री रेडिकल, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री। तो 3 डिग्री फ्री रेडिकल सबसे स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, दो Cl डॉट जो बनेगा, एक Cl डॉट हाइड्रोजन यहां से निकाल लेगा और एक Cl डॉट जो हाइड्रोजन यहां से निकालेगा, यहाँ डॉट बनेगा, और दूसरा Cl डॉट जो है वो इसी पे आकर जुड़ जाएगा, दूसरा Cl डॉट इसी पे आकर जुड़ जाएगा, और ये चीज जो है आपकी ऐसे बन जाएगी, Cl बन जाएगा, ठीक है ना, इस तरह की ये प्रोडक्ट बन जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है, अगेन दो Cl डॉट बनेंगे। यहाँ पे मैंने एक शॉर्टकट बताया, एक Cl डॉट कहां से हाइड्रोजन निकालेगा, देखिए एल्कीन्स तो ये रिएक्शन देते नहीं, यानी एल्काइल ग्रुप, यानी यहां से ही निकल सकता है। यहाँ 1 डिग्री है, ठीक है, और ये जो है वो 2 डिग्री हो जाएगा, और 2 डिग्री नहीं बल्कि यहाँ पे अगर डॉट आएगा तो वो एलाइलिक फ्री रेडिकल होगा, और एलाइलिक फ्री रेडिकल बहुत ज्यादा स्टेबल माने जाते हैं। तो क्या होगा, यहीं से निकलेगा, क्योंकि ये फ्री रेडिकल बहुत स्टेबल है, क्योंकि ये इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है। तो Cl डॉट H डॉट निकाल लेगा और दूसरा Cl डॉट उसी डॉट में जाकर है ना जुड़ जाएगा, और आपका जो यहाँ प्रोडक्ट आएगा वो आपका ऐसे Cl हो जाए, ठीक है। इसी तर्ज पर आप यहाँ देख सकते हैं क्लोरीन इन HNO, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये 1 डिग्री बेंजाइल है, ये भी 1 डिग्री बेंजाइल है, लेकिन इससे ये ज्यादा बेहतर है क्योंकि इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी जो है वो रेजोनेंस से भी निकलती है। तो यहां अगर इसके रेजोनेंस को देखेंगे तो ठीक है 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, इसके वजह से भी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, लेकिन इसके वजह से अल्फा हाइड्रोजन के प्रेजेंस की वजह से यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, तो ये फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है उससे। तो दो Cl डॉट जो बनेगा यहाँ पे, दो Cl डॉट जो बनेगा यहाँ पे, उसमें से एक Cl डॉट यहां से हाइड्रोजन निकाल लेगा, और ये चीज बनेगी आपकी, ये चीज बन जाएगी, ये बनेगा, और दूसरा Cl डॉट जो है वो यहीं आकर जुड़ जाएगा, तो ये चीज जो है आपकी इसमें चेंज हो जाएगी,
यहाँ Cl लग जाएगा, बॉन्ड बॉन्ड बॉन्ड, और ये ऐसे, ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। तो एक अंदाजा लग गया होगा कि क्लोरीनेशन या करते वक्त आपको मेजर किस चीज का ध्यान देना है कि दो, अगर क्लोरीन है तो दो Cl डॉट बनाइए, एक Cl डॉट H डॉट निकालेगा। कहां से निकालेगा? वहां से जहां से निकलने के बाद जो फ्री रेडिकल बनेगा वो स्टेबल होना चाहिए, और दूसरा Cl डॉट उसी फ्री रेडिकल से जाकर जुड़ जाएगा। ठीक है, अब ये तो एक तरह का क्वेश्चन हो गया जो रिएक्शंस हो गए। अब अगला क्या? अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द रेट ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो फिर वही बात, हेलोजिनेशन करना है मुझे, यहाँ पे एल्केन का फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करना है, या अरेंज द फॉलोइंग रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द रेट ऑफ, हेलोजिनेशन लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना, हेलोजिनेशन लिख देते हैं ज्यादा, अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ हेलोजिनेशन, ठीक है, रेट ऑफ हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन के आधार पे हमें इसको लिखना है। तो फिर वही बात, अगर आप हेलोजिनेशन करेंगे तो पहले Cl डॉट इसमें से H डॉट निकालेगा, कहां से निकालेगा? वहां से जहां से निकलने के बाद जो फ्री रेडिकल बने वो सबसे स्टेबल बने। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं कि ये जो हेलोजिनेशन का जो रेट ऑफ रिएक्शन, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। ठीक है, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो पहला काम करिए, सबके केस में, मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, सबके केस में सबसे स्टेबल फ्री रेडिकल पहले बनाइए, और फिर हम उसकी उन फ्री रेडिकल्स की भी रिलेटिव स्टेबिलिटी देखेंगे, उन फ्री रेडिकल्स में भी जो सबसे स्टेबल होगा, ठीक है, हम उसका रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ हेलोजिनेशन सबसे ज्यादा होगा। तो यहां पर मैं निकाल लेता हूं, ये CH3 CH2 डॉट बनेगा, यहां पर बेंजाइल फ्री रेडिकल बन जाएगा। अभी इस क्वेश्चन को मैं मिटा रहा हूं फिलहाल, ठीक है, इस क्वेश्चन को मिटा देता हूं। यहां पे फ्री रेडिकल जो है बेंजाइल फ्री रेडिकल बनेगा, CH2 डॉट बन जाएगा, और यहां पे एलाइल फ्री रेडिकल बनेगा। अब आप देख सकते हैं यहां पे क्या होगा कि यहां तो कुछ भी नहीं है, यहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से, इसका 3 अल्फा हाइड्रोजन होने से 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होगा। इसमें अगर आप बेंजाइल फ्री रेडिकल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, और यहां पर ये इसके साथ, है ना, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। तो बहुत ही एविडेंट है, बहुत ही साफ साफ दिख रहा है। अगर मैं इसको A कहूं, इसको B, इसको C और इसको D कहूं, तो मैं कह सकता हूं कि चूंकि इसका ये वाला फ्री रेडिकल सबसे स्टेबल है, इसलिए C जो है उसका रेट ऑफ रिएक्शन सबसे फास्ट होगा, क्योंकि इसमें 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे स्टेबल है। फिर इसके बाद इसका नंबर आता है, यानी D का रेट ऑफ हेलोजिनेशन इससे थोड़ा कम होगा। फिर इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है, इसलिए B, और इसमें कुछ भी नहीं है ना, मिथाइल फ्री रेडिकल पे कोई भी तरह की स्टेबिलिटी नहीं है, कोई हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, कोई रेजोनेंस नहीं है, तो ये जो है लीस्ट स्टेबल होगा, यानी इसका रेट ऑफ रिएक्शन सबसे कम हो जाएगा। तो ये हमारा सीक्वेंस आ जाएगा, ठीक है ना, हेलोजिनेशन का। ये एक क्वेश्चन हुआ। रेट ऑफ रिएक्शन पे एक और क्वेश्चन है मेरे पास, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले मिटाया है ना, उसको अटेम्प्ट कर लेते हैं, कि उसको अटेम्प्ट कर डालते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है कि अगर CH4 और CD4 हो, ठीक है, CH4 हो और CD4 हो, तो उसमें रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज्यादा होगा, आप बताएं। ठीक है, तो ये हमारा इसी रेट ऑफ रिएक्शन पे सेकंड क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन है कि CH4 और CD4 में किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा हेलोजिनेशन का। ठीक है, इसको कर सकते हैं। आप ध्यान दीजिए, फ्री रेडिकल बनने के लिए इस बॉन्ड का टूटना जरूरी है, क्योंकि अगर इसको आप फ्री रेडिकल की से स्टेबिलिटी नहीं जज कर पाएंगे, क्योंकि इसका जो फ्री रेडिकल होगा CH3 डॉट और इसका जो CD3 डॉट, ठीक है, उसमें कोई हाइपर कॉन्जुगेशन ही नहीं है, कोई रेजोनेंस ही नहीं है, तो आप फ्री रेडिकल तो की स्टेबिलिटी तो आप जज नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन आप देख सकते हैं एक और तरीका है जिससे आप, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन निकाल पाएंगे। CH4 को मैंने ऐसे लिखा, CD4 को भी मैं ऐसे ही लिख रहा हूं। अब ध्यान दीजिएगा, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5, हाइड्रोजन की 2.1, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो आ रहा है 0.4। आपको पता है कि, है ना, यहां पे भी कार्बन का 2.5, और आपको पता है हेवियर आइसोटोप्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। मैंने बहुत सारे चैप्टर्स में पहले पढ़ा है ना, इवन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पढ़ा है कि जितना आइसोटोप्स हेवियर होते जाते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही कम होती चली जाती है। ठीक है, तो अगर मैं इसको अगर ये हाइड्रोजन से कम है, मान लीजिए 2 है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.5 आएगा।
अब आप जानते हैं कि बॉन्ड एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होती है। यानी अगर आप बॉन्ड एनर्जी की बात करिए तो ये वाला बॉन्ड की चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां ज्यादा है, यानी ये बॉन्ड मजबूत है। और अगर ये बॉन्ड मजबूत है तो इस बॉन्ड को तोड़कर CD3 बनाना मुश्किल काम होगा, जबकि ये बॉन्ड कमजोर है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी भी कम होगी, तो इससे तोड़कर इसको बनाना थोड़ा सा इजी है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि अगर ये प्रोसेस टफ है तो ये जल्दी होगा नहीं, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कम आएगा। ये प्रोसेस इजी है, इसकी बॉन्ड एनर्जी कम है क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है, तो ये प्रोसेस इजी है। और अगर ये प्रोसेस इजी है तो इसका बनना थोड़ा सा हमारे लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फास्ट होगा। तो आप कह सकते हैं कि CH4 और CD4 में अगर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि CH4 का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो फास्ट होगा CD4 के रेट ऑफ रिएक्शन से। तो ये हम लोगों ने पहला रिएक्शन खत्म कर दिया प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन में, जिसको मैं कह रहा हूं हैलोजिनेशन। आइए सेकंड रिएक्शन देखते हैं। अब सेकंड जो रिएक्शन है वो है एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन या बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन एक ही बात होगी, बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन। अब एलाइलिक या बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है एल्काइल ग्रुप में वो भी समझिए। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि देखिए ये जो डबल बॉन्ड है, ये पोजीशन पे अगर हाइड्रोजन हटाकर कोई भी चीज सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसको हम लोग एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कहेंगे। इट्स कॉल्ड एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कहा जाएगा। जबकि अगर आप बेंजीन रिंग ले लें और बेंजीन रिंग में ये CH3 है मान लीजिए, ठीक है, अगर यहां का हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करके अगर कुछ लगता है तो उसको हम लोग बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब देखिए सब्स्टिट्यूशंस होते कैसे हैं, तो जो रिएजेंट्स हैं उनको पहचानिए जो सब्स्टिट्यूशन करते हैं। रिएजेंट्स, पहला रिएजेंट क्या हो जाएगा? फर्स्ट क्लोरीन एट 500 डिग्री सेल्सियस, या क्लोरीन हीट भी लिखा रहेगा। तो अगर किसी एरो पे क्लोरीन सनलाइट लिखा रहेगा तब तो वो एल्केन में कहीं भी सब्स्टिट्यूशन कर सकता है, लेकिन क्लोरीन हीट लिखा रहेगा तो ये जो है वो Cl डॉट का एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन निकाल के Cl डॉट लिख जाए, हो वही रहा है, हीट के वजह से दो Cl डॉट बनेंगे, एक Cl डॉट H निकालेगा और दूसरा Cl डॉट वहां जुड़ जाएगा। एलाइलिक और बेंजाइलिक से हाइड्रोजन निकालना रिलेटिवली इजी है क्योंकि यहां से H निकलने के बाद अगर डॉट आएगा तो फ्री रेडिकल रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। या यहां से भी हाइड्रोजन निकालना इजी है क्लोरीन के लिए क्योंकि यहां निकलने के बाद जो डॉट आएगा वो इस बेंजीन रिंग के साथ जो है वो रेजोनेंस में होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन या बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिलेटिवली थोड़ा सा इजी होता है और सब्स्टिट्यूशंस के रेस्पेक्ट में, ठीक है, तो ये आसानी से हो जाता है, तो हीट से भी काम चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, Cl डॉट जो है का सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है, Cl डॉट इज सब्स्टिट्यूटेड, ऑफ कोर्स एलाइलिक या बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, इज सब्स्टिट्यूटेड एट एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन, एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पे है ना Cl डॉट का सब्स्टिट्यूशन होगा। ऐसे ही ब्रोमीन इन 500 डिग्री सेल्सियस या ब्रोमीन इन हीट भी लिखा हो तो इससे Br डॉट का जो है वो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन या बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। सेम चीज जो यहाँ है वही यहाँ भी है ना, ब्रोमाइड इज सब्स्टिट्यूटेड एट एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन, ठीक है। तो ये दो रिएजेंट मैंने बताया, ये रिएजेंट सिर्फ एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। अगर और कोई पोजीशन पे होगा, नॉर्मल एल्केन होगा तो वहां सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। हमेशा सब्स्टिट्यूशन तभी होगा जब वहां पे एलाइलिक पोजीशन हो या फिर बेंजाइलिक पोजीशन हो। तीसरा है सल्फ्यूरिल क्लोराइड, ठीक है ना, SOCl2 या सल्फ्यूरिल क्लोराइड। ये जो है इट इज ऑल्सो नोन SO2Cl2, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए SO2Cl2 क्या करता है, SO2Cl2 बेसिकली ऐसा होता है, SO2Cl2 होता है, ठीक है। ये वक्त
आने पर ये SO2 में चेंज कर जाता है और प्लस 2 Cl डॉट में चेंज कर जाएगा। एक Cl डॉट एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन से हाइड्रोजन निकाल लेगा और दूसरा Cl डॉट वहां जाकर जुड़ जाएगा। तो अगर कहीं आप सल्फ्यूरिल क्लोराइड देखिए तो आप समझ जाइए, है ना, ये क्या करेगा, डज ये क्या करता है, इट डज एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन या बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ Cl डॉट। ठीक है, डज एलाइलिक और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन का एलाइलिक या बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा। तो ये थर्ड रिएजेंट मैंने बताया जो क्लोराइड का सब्स्टिट्यूशन है। चौथा रिएजेंट क्या है ना, टर्शियरी ब्यूटाइल हाइपोक्लोराइड। ठीक है, हाइपोक्लोराइड। अब होता क्या है, टर्शियरी ब्यूटाइल हाइपोक्लोराइड क्या करता है, ये ऐसे लिखा जाता है टी टर्शियरी ब्यूटाइल हाइपोक्लोराइड। ठीक है, तो होता क्या है, जैसे हाइपोक्लोरस एसिड होता है ना, HOCl, उससे ये आया, ये बेसिकली OCl वहीं से आया है, हाइपोक्लोरस एसिड से। जो एसिड होता है ना HOCl, हाइपोक्लोरस एसिड में से H निकाल के OCl जो है वो टर्शियरी ब्यूटाइल से जुड़ा हुआ है। ये कुछ ऐसा हो जाएगा, टर्शियरी ब्यूटाइल CH3CH3OCl। ठीक है, जरूरत पड़ने पर ये ऐसे टूट जाएगा, डॉट डॉट CH3O डॉट और Cl डॉट में। और ये जो है एलाइलिक पोजीशन से H निकाल लेगा या बेंजाइलिक पोजीशन से H निकाल लेगा और ये Cl डॉट वहां जाकर जुड़ जाएगा। तो यहां पे क्या होगा, ये भी टर्शियरी ब्यूटाइल हाइपोक्लोराइड क्या करता है, डज एलाइलिक और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ Cl डॉट, क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन का एलाइलिक और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन करता है। तो मैं यहाँ पे आपको रिएजेंट्स बता रहा हूं जो एलाइलिक और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन एल्केन में करते हैं, और उसमें मेरे पास जो लोग थे, पहला क्लोरीन हीट, दूसरा ब्रोमीन हीट, तीसरा सल्फ्यूरिल क्लोराइड। ठीक है, और चौथा जो है ना सल्फ्यूरिल क्लोराइड, और चौथा जो है टर्शियरी ब्यूटाइल हाइपोक्लोराइड। ठीक है, ये क्लोराइड का सब्स्टिट्यूशन, ये ब्रोमाइड का एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, और ये दोनों क्लोराइड का एलाइलिक या बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं। पांचवी बात क्या, पांचवा और आखिरी रिएजेंट हो जाएगा NBS। ठीक है, NBS का फुल फॉर्म होता है एन ब्रोमो सक्सिनेमाइड। अब इसको भी समझा जाए ये क्या होता है, एन ब्रोमो सक्सिनेमाइड। तो मैं एन ब्रोमो सक्सिनाइड का डायरेक्ट स्ट्रक्चर ना बता के मैं इस स्ट्रक्चर को आपको समझाता हूं कि इस स्ट्रक्चर बनता कैसे है, होता क्या है ये। तो इससे पहले कि आप एन ब्रोमो सक्सिनेमाइड को समझें, आपको है ना डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स को समझना पड़ेगा। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स को समझना पड़ेगा। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हैं वो कैसे होते हैं, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हैं वो इस तरह का नेचर रखते हैं, COOH CH2 होल N और क्या COOH, ऐसे हो जाए। ठीक है, तरह का नेचर रखते हैं। अब होता क्या है इसमें, ये जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है इस पे N पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। ठीक है, अब जैसे क्या है, N अगर 0 है, अब इसको याद भी आप रख सकते हैं। ठीक है, इनको याद भी रख सकते हैं, जैसे मैंने कैसे याद रखा हुआ है ना, मैंने ऐसे याद रखा, ओम्स गैप्स करके याद रखा है। ठीक है, ओम्स गैप्स करके याद रखा है। अब N बराबर अगर 0 है, N बराबर अगर 0 है, यहां लिखता हूं मैं, N बराबर अगर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है, चीज होती है। ठीक है, अगर N बराबर 0 है यानी ये CH2 नहीं रहेगा, सिर्फ CH जुड़े रहेंगे, तो O से नाम शुरू होता है इस एसिड का, क्या कहेंगे इसे, ऑक्सैलिक एसिड, याद रखेंगे। अगर N बराबर 1 होगा यानी COH CH2 COH, तो इसको हम कहेंगे है ना मैलोनिक एसिड कहा जाएगा। N बराबर 2 होगा तो इसको हम लोग सक्सिनिक एसिड कहेंगे।
सक्सिनिक एसिड कहा जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सैलिक एसिड, मैलोनिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड, एडिपिक एसिड, ये एडिपिक एसिड, पीमेलिक एसिड, पी से पीमेलिक एसिड, पीमेलिक एसिड कहा जाता है इसे। ठीक है, पीमेलिक एसिड, और एस से सेबैसिक एसिड, सेबैसिक एसिड कहा जाता है। ठीक है, तो ये 7 तरह के एसिड्स हो गए। अब इसमें सक्सिनिक एसिड से ये डिराइव्ड है। कैसे? सक्सिनिक एसिड में n बराबर 2 है। ठीक है, n बराबर 2 है, यानी 2 ऐसे लोग हैं, तो ये सक्सिनिक एसिड हो जाएगा COOH, COOH। ठीक है, सक्सिनिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, ये सक्सिनिक एसिड हो जाएगा। अब ये जो सक्सिनिक एसिड है, इसमें से अगर मैं वाटर निकाल दूं, ठीक है, वाटर निकाल दूं, तो ये क्या हो जाएगा? ये चीज C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये बन जाएगा। इसको हम लोग सक्सिनिक एनहाइड्राइड कहेंगे। ठीक है, इसको सक्सिनिक एसिड कहेंगे, तो इसको कहेंगे सक्सिनिक एनहाइड्राइड। ठीक है, एनहाइड्राइड कहा जाएगा। इसमें से वाटर निकल गया। और अगर, तो इसको ऐसे मत ना लिखा जाए, इसको सही से लिखा जाए। अब सक्सिनिक एनहाइड्राइड हो गया, और फिर O हट के अगर यहां NH लग जाए तो ये अमाइड हो गया। तो इस चीज को कहते हैं सक्सिनिक एनहाइड्राइड, सक्सिनिक अमाइड, सक्सिनिमाइड कहा जाता है। ठीक है, तो एक तरह से संधि हो गया सक्सिनिक और अमाइड का, तो सक्सिनिक अमाइड कहा जाता है। और अगर इसका H लगा के यहां ब्रोमीन लगा दें आप, तो इसको हम लोग NBS कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग NBS कहेंगे। ये जो है Br लगा दें तो लोग कहते हैं सक्सिनिक N ब्रोमो, इसको फिर नाम इसका क्या हो जाएगा? N ब्रोमो सक्सिनामाइड, क्योंकि सक्सिनामाइड का डेरिवेटिव है और H हट के ब्रोमो लगा है, तो इसका नाम हो जाएगा N ब्रोमो सक्सिनामाइड। अब N ब्रोमो सक्सिनामाइड वक्त आने पर जो है वैसे टूट जाएगा। कैसे टूट जाएगा? ये C डबल बॉन्ड O N, C डबल बॉन्ड O N डॉट प्लस Br डॉट, इसमें टूट जाएगा N डॉट Br डॉट। ठीक है, N डॉट और Br डॉट है। N डॉट क्या करेगा? N डॉट हमेशा जाके एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन से H निकाल लेगा और Br डॉट वहां जाकर जुड़ जाएगा। समझ में आ रही बात आपको? ठीक है, तो ये भी N ब्रोमोसक्सिनामाइड भी यही करता है, ब्रोमीन का एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करता है या बेंजाइलिक। इसका काम क्या है? डज एलाइलिक और है ना बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रोमीन। ठीक है, तो यहां पर मैंने दूसरा रिएक्शन आपको अच्छी तरह समझा दिया। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन या बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन 5 लोग देते हैं, क्लोरीन इन हीट, ब्रोमीन इन हीट, सल्फ्यूरिल क्लोराइड, टर्शरी ब्यूटाइल हाइपोक्लोराइड और है ना NBS। ठीक है, NBS जो है भी ब्रोमीन का एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन देता है। ठीक है, अब यहां तक चीजें समझने के बाद आइए इस टॉपिक को जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्या है? NBS है, तो आप जानते हैं NBS एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करता है। तो पहले NBS में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये जो 2 तरह की चीजें बनती हैं, ये और ये है ना Br डॉट, तो ये डॉट एलाइलिक पोजीशन से हाइड्रोजन निकाले, Br वहां जाके जुड़ जाए, तो बेसिकली ये चीज बनेगी और फिर इस पे Br का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। यहाँ पे Br सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो ये चीज आपकी ऐसे आ जाएगी। ठीक है, Br का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। यहां पे क्या है? NBS के केस में क्या हो जाएगा? यहां पे क्या हो जाएगा? अब ये तो केस सिंपल था, इसमें मैंने इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को कंसीडर नहीं किया क्योंकि दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स सिमिलर थे। पर यहां पे क्या होगा? जब यहां डॉट आएगा तो
आपको दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, एक ये मिल रहा है और दूसरा एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा। ये जो डॉट है ये ऐसे और ये ऐसे जाएगा और आपको यहां पर ये चीज मिल जाएगी और यहां पे डॉट आ जाए। अब अगर ध्यान दीजिए, अगर दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो दोनों चीजों की पॉसिबिलिटी है यहां पे, ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है, ठीक है, दोनों चीजों के बनने की पॉसिबिलिटी। अब होगा क्या यहां पर अगर Br डॉट जुड़ेगा, यहां पे अगर Br डॉट जुड़ेगा यहां पे, तो ये बनेगा एक प्रोडक्ट, और अगर Br डॉट इसमें जुड़ेगा, यहां जुड़ेगा Br डॉट, यहां जुड़ेगा यहां पे, तो फिर आपको जो है ये प्रोडक्ट मिलेगा। ये आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, तो याद रखिएगा एनबीएस से जब एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होता है तो अगर दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम होंगे तब तो एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, पर अगर दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होंगे तो आपको दो प्रोडक्ट मिल सकता है। अब ध्यान दीजिए, इन दोनों प्रोडक्ट्स में भी कुछ कुछ खास बात है। क्या? आमतौर पर अगर आप इस फ्री रेडिकल को देखिएगा तो इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, इसके भी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, पर इसके साथ इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यानी यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन है, जबकि इसके अल्फा पे है ना sp2 का हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन नहीं गिना जाता हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए, तो इसके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो अगर आप स्टेबिलिटी की बात करिए तो ये वाला ज्यादा स्टेबल है, तो रिएक्शन ऑटोमेटिकली, अगर आप नॉर्मली एक रिएक्शन को छोड़ देंगे तो रिएक्शन की काइनेटिक्स जो है उसको इधर ड्राइव करेगी, इसलिए इस प्रोडक्ट को हम लोग काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट कहते हैं, या इसको मैं फर्स्ट कह रहा हूं, फर्स्ट, और इसको सेकंड कह रहा हूं, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं इसको जो है फर्स्ट को हम काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट कहते हैं, क्योंकि रिएक्शन का काइनेटिक्स जो है इसको फेवर करेगा, ये बनेगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या? फर्स्ट प्रोडक्ट इज कॉल्ड काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, कंट्रोल्ड प्रोडक्ट कहेंगे इसे, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट कहा जाएगा। अब दूसरी बात क्या, दूसरी चीज क्या, अगर आप इसको हल्का सा भी हीट करेंगे, अगर हल्का सा भी गर्म करेंगे, तो एनर्जी पाने के बाद चीजें स्टेबल से अनस्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगी, अनस्टेबल होने की तरफ जाएंगी। देखिए ना, दो स्ट्रक्चर्स हैं, अगर नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा तो स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के से प्रोडक्ट ड्राइव होगा, पर अगर आप थोड़ा सा भी इसको हल्का सा हीट करेंगे तो अब स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हीट पाकर थोड़ा सा अनस्टेबल, देखिए कोई भी चीज हीट एब्जॉर्ब करके अनस्टेबल होती है, तो अनस्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की तरफ जाएगा और रिएक्शन अब यहां आएगा, फिर हीट पाकर यहां जाएगा और ये प्रोडक्ट बनना शुरू होगा, यानी हीट देने पर ये प्रोडक्ट बनने की संभावना होती है। तो इसीलिए इसको हीट, मतलब थर्मल एनर्जी को हीट कहते हैं, तो थर्मल से थर्मो आया है, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, ठीक है, कहा जाता है। थर्मोडायनेमिक्स इसको कंट्रोल करती है, हीट कंट्रोल करता है इसको। तो जो सेकंड प्रोडक्ट है उसको हम लोग है ना टीसीपी कहते हैं, या थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट कहा जाता है, डायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट कहा जाता है, ठीक है, इसको टीसीपी कहते हैं। ऊपर वाले को केसीपी कहेंगे, इसको टीसीपी कहेंगे, ठीक है, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट कहा जाता है। अगर आप, पहली बात हो गई है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, अगर आप नॉर्मली छोड़ दीजिए रिएक्शन को तो उसकी काइनेटिक्स जो है इसको फेवर करती है, यानी नॉर्मल टेम्परेचर पे ये मेजर प्रोडक्ट होगा और ये माइनर होगा, और एलिवेटेड टेम्परेचर पे वो मेजर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि हीट की वजह से ये अनस्टेबल की ओर जाएगा और रिएक्शन इधर जाने लगेगा। तो अगर हीट करेंगे तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा और ये माइनर प्रोडक्ट होगा। तो इस बात को लिख देते हैं कि एट नॉर्मल टेम्परेचर्स KCP, kinetically controlled product, is major product, and thermodynamically controlled product is minor product, ठीक है, minor product. At normal temperatures KCP is major and TCP is minor. लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ेगा at elevated temperatures, ठीक है, at elevated temperatures एलिवेटेड टेम्परेचर पे काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट जो है वो माइनर प्रोडक्ट होगा, और है ना थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट जो होगा वो आपका मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है, मेजर प्रोडक्ट है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि नॉर्मल टेम्परेचर्स पे
ये चीज आएगी और एलिवेटेड टेम्परेचर्स पे उल्टा हो जाएगा, जो पहले माइनर था वो अब क्या हो जाएगा आपका, है ना, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक, अच्छा, अब अगर आप आरआई की बात करिए तो है ना, अगर नॉर्मल टेम्परेचर, अगर आरआई की बात करिए तो केसीपी का रिएक्शन इंटरमीडिएट टीसीपी से ज्यादा स्टेबल होता है। ये बात भी आप लिख लीजिए क्या, है ना, कि आरआई रिएक्शन इंटरमीडिएट ऑफ केसीपी इज मोर स्टेबल देन रिएक्शन इंटरमीडिएट ऑफ टीसीपी। यहां पे मैं आई एम टॉकिंग अबाउट स्टेबिलिटी, ठीक है, मैं स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूं। स्टेबिलिटी की बात अगर आप करेंगे तो है ना, आरआई जो है केसीपी का ज्यादा स्टेबल होगा आरआई टीसीपी से, ठीक है, टीसीपी के आरआई से ज्यादा स्टेबल होगा। अब दूसरी चीज क्या, दूसरी चीज कि अगर आप प्रोडक्ट की बात करिए, है ना, प्रोडक्ट की बात करिए तो प्रोडक्ट वाइज अगर आप देखेंगे तो मैं बता दूं, दोनों एल्कीन है, पर इस एल्कीन के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन यहां है और 1 अल्फा हाइड्रोजन यहां है, 4 अल्फा हाइड्रोजन है, जबकि इस एल्कीन के पास सिर्फ 1 अल्फा हाइड्रोजन है। तो अगर प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो ये ज्यादा स्टेबल है, आरआई की स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो ये ज्यादा स्टेबल है। रिएक्शन इंटरमीडिएट इसका स्टेबल है, कैनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन का ज्यादा स्टेबल होगा, और प्रोडक्ट की बात करेंगे तो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट का प्रोडक्ट जो है, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसके पास 4 अल्फा हाइड्रोजन है तो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स 4 होंगे, जबकि इसके पास 1 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास सिर्फ 1, है ना, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होगा। तो मैं अगर प्रोडक्ट की बात करूं तो प्रोडक्ट के हिसाब से मैं कह सकता हूं, ठीक है, कि प्रोडक्ट ऑफ काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन, ठीक है, प्रोडक्ट वाइज जो है काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट इज लेस स्टेबल देन, है ना, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, ठीक है। ये भी मैं प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूं, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 ने हमें काफी कुछ सिखाया कि अभी अगर आप कभी भी एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो ऑब्वियस है, अगर आप एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो एलाइलिक जो फ्री रेडिकल बनेगा या बेंजाइलिक फ्री रेडिकल बनेगा उसमें रेजोनेंस होने की संभावना होगी। तो ध्यान रखिए, अगर दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अलग अलग आएंगे तो एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनने की संभावना रहेगी, ठीक है। तो यहां पर मैंने आपको 2 क्वेश्चंस कराए हैं, आइए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। अब इस थर्ड क्वेश्चन में क्या है, ये फिर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा हैलोजन में, एक Cl डॉट H डॉट निकालेगा, मुझे लगता है 3 डिग्री सबसे स्टेबल होगा और दूसरा Cl वहां जाके जुड़ जाएगा। तो ये प्रोडक्ट को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है, यहां पर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ये भी है ना, Cl डॉट का एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करता है। ये एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा, ये पाई बॉन्ड के बगल वाला ये जो है सबसे स्टेबल, लेकिन ध्यान दीजिएगा अगेन ये एक ऐसा केस आ गया हमारे सामने जहां पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होंगे, ठीक है, यहां पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होंगे, ऐसे हो जाएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होगा। यानी मैं कह सकता हूं कि अगर यहां पर Cl डॉट जुड़ेगा तो ये ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि 2 रेजोनेटिंग, इसमें 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है नहीं। तो आरआई ये स्टेबल, और स्टेबल आरआई से जो बनता है वो काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट होता है। तो यहां पर अगर Br लग जाएगा, अगर यहां पे Br लग जाएगा तो ये आपका जो है केसीपी हो जाएगा, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। जबकि अगर ऐसा हो जाए, अगर ये जो है यहां Br लग जाएगा अगर, तो ये जो है वो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट कहा जाएगा, टीसीपी कहा जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, वैसे आमतौर पे नॉर्मल केसेस में ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है, और ये आपका माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या एनबीएस एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करता है, बेंजीन में सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, यानी यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, इसका रिजल्ट होगा नो रिएक्शन, नो रिएक्शन होगा, ठीक है। ऐसे ही एनबीएस की जहां तक यहां बात है तो ये आपका बेंजाइलिक पोजीशन है, एक ही पोजीशन है, इसलिए यहीं लगेगा ब्रोमीन, तो इसमें कोई ना कंफ्यूजन है नहीं, यहाँ पे Br लग जाएगा। और इसमें कोई रेजोनेंस अगर होगा भी तो डॉट यहाँ तो अगर रेजोनेंस होगा भी इस डॉट की वजह से यहाँ और यहाँ, तो वहां पे ब्रोमीन अगर लगेगा तो एरोमेटिसिटी का लॉस हो जाएगा, इसलिए कभी भी बेंजीन पर सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है, बेंजाइलिक पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होगा। यहाँ पे भी 2 पोजीशंस हैं, यहाँ पे एक पोजीशन ये है, एक पोजीशन ये है, ठीक है, 2 पोजीशंस हैं। इन दोनों पोजीशंस में से, है ना, दोनों ही बेंजाइलिक हैं, पर ये ज्यादा अच्छा है क्योंकि इसके अल्फा पे 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, जबकि यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो अगर मुझे चूज करना होगा तो मैं ये वाले फ्री रेडिकल या ये इस
बेंजाइलिक पोजीशन पर मैं सब्स्टिट्यूशन करूंगा, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। वो बनेगा वो भी, पर वो माइनर होगा। यहाँ पे एक बेंजाइलिक ये है, एक बेंजाइलिक ये है, एक बेंजाइलिक ये है, यहाँ बेंजाइलिक नहीं है क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन ही नहीं है। अब यहाँ सिर्फ बेंजाइलिक है, यहाँ बेंजाइलिक के साथ 3 हाइड्रोजन भी है, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, और यहाँ बेंजाइलिक के साथ 3 यहाँ पे हाइड्रोजन है H H H, और 3 यहाँ पे है H H H। तो मुझे ऐसा लगता है कि यह इसके पास बहुत ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, सबसे स्टेबल पोजीशन यही है, तो यहाँ पर Br लग जाएगा। तो इसका जो आपका प्रोडक्ट आएगा वो कुछ इस तरह का आ जाएगा ना, बेंजीन रिंग है ये, उसका मेजर प्रोडक्ट जो है वो ये होगा, यहाँ Br लगेगा और ये चीज जो है ऐसे हो जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगा। ऐसे ही ये क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या होगा, यहाँ पे एलाइलिक पोजीशन ये है, ठीक है, या वो है, तो एलाइलिक पोजीशन जो है पे डॉट लगाइए, एलाइलिक पोजीशन पे डॉट लगा लीजिए, मान लीजिए एलाइलिक पोजीशन। अब होगा क्या, यहाँ पर 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनने चाहिए, ठीक है ना, यहाँ पे 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, मैं थोड़ा सा ऊपर बना रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, ये ऐसे और ये ऐसे, तो यहाँ पर जो है दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होगा वो आपका डबल बॉन्ड और यहाँ पे डॉट हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 प्रोडक्ट मिलने चाहिए। एक इससे जो प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि ये स्टेबल है, इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन भी है, इस पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये RI ज्यादा स्टेबल है, ये RI कम स्टेबल है, ठीक है। ऐसे भी साइक्लिक रिंग में डबल बॉन्ड होने से स्ट्रेन और बढ़ जाता है, तो ये कम स्टेबल है। तो जो ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट है ना, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, रेजोनेंस को बाई डायरेक्शनल एरो से दिखाते हैं। तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा, और उसको आप लोग काइनेटिकली हम लोग कंट्रोल्ड प्रोडक्ट कहेंगे, क्योंकि जो चीज स्टेबल RI से बनती है उसको हम लोग काइनेटिकली कंट्रोल कहते हैं। Br हो जाएगा, ये बॉन्ड है, ठीक है। और इसके साथ क्या हो जाएगा, इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका ये काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट होगा, और ये मेजर, ठीक है। जबकि इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा, यहाँ Br लग जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड है, ये थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट है, या है ना माइनर प्रोडक्ट है। तो कभी कभी KCP या TCP पूछ सकते हैं, तो अगर KCP पूछा जाए कि काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट बनाइए, तो हमेशा याद रखिएगा कि काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट हमेशा स्टेबल RI से बनता है, और थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट जो है वो लेस स्टेबल RI से बनेगा। प्रोडक्ट वाइज देखेंगे तो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट से ज्यादा स्टेबल होता है। बेंजीन रिंग को, ये एक टिपिकल रिएक्शन है जो आपको एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा, इसको जरूर याद रखिए। क्लोरीन को सनलाइट के साथ, क्लोरीन एक्सेस लेके सनलाइट के साथ बेंजीन को ट्रीट करेंगे, तो ये सारे जगह हाइड्रोजन का, क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, और इस चीज को, है ना, ये चीज बनेगी। इसको क्या कहते हैं, इसको कई नाम से पुकारते हैं, ठीक है। इसको BHC भी कहते हैं, है ना, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है, ये इंसेक्टिसाइड है। इसको गैमेक्सीन भी कहते हैं, इसको, है ना, गैमेक्सीन भी कहते हैं, गैमेक्सीन भी कहता है, और इसको लिंडेन भी कहते हैं, ठीक है, लिंडेन भी कहा जाता है। और ये एक तरह का इंसेक्टिसाइड है ना, इसको छिड़काव करते हैं फसलों पर, ताकि जो है कीटनाशक कह सकते हैं आप इसको। ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा ये फिर से मैंने लिख दिया, ये फिर से नहीं लिखा, यहाँ क्लोरीन सनलाइट है, जबकि यहाँ पे, है ना, NBS था, NBS एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करता है, जबकि क्लोरीन इन सनलाइट सबसे स्टेबल फ्री रेडिकल पे सब्स्टिट्यूशन करता है। फिलहाल सबसे स्टेबल फ्री रेडिकल सेम यही आएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ ये भी एलाइलिक है, पर इसमें 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, पर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसमें 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें भी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, पर इसमें 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन, सबसे स्टेबल ये है। तो यहाँ पर क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो इसका प्रोडक्ट कैसा दिखेगा, इसका प्रोडक्ट ऐसा दिखेगा, क्या, ये ऐसे, यहाँ पे Cl, एक 2 Cl डॉट में ये चेंज होगा, एक Cl डॉट यहां से H डॉट निकाल लेगा, और दूसरा Cl डॉट यहां जाकर, है ना, जुड़ जाएगा, ठीक है, दोनों Cl डॉट, दूसरा Cl डॉट वहां जाके जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका रिएक्शंस जो है हो गया। इस पे मैंने एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन पे भी लगभग 11 क्वेश्चंस आपको कराए हैं। तो अब तक हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स में 2 रिएक्शन देखा, ठीक है। पहला रिएक्शन था हेलोजिनेशन और दूसरा रिएक्शन था एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसमें हमने 4-5 रिएजेंट्स देखे, क्लोरीन हीट, ब्रोमीन हीट, है ना, टर्शरी
ब्यूटाइल हाइपोक्लोराइड और क्या सल्फ्यूरिल क्लोराइड और सल्फ्यूरिल क्लोराइड और एन ब्रोमो सक्सिनामाइड देखा, ठीक है। तो 2 रिएक्शन हमारे कंप्लीट हो गए। अब और 2 रिएक्शन है मेरे पास प्रॉपर्टीज में, जिससे सारा चीज कवर हो जाएगा आपका। तो आइए थर्ड रिएक्शन देखते हैं। थर्ड रिएक्शन है नाइट्रेशन, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज का तो नाइट्रेशन देखते हैं। नाइट्रेशन कैसे होता है? नाइट्रेशन जो है एल्केन्स में बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। किसी भी एल्केन को अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से ट्रीट करेंगे और साथ में हीट करेंगे तो नाइट्रेशन होगा। क्या मैकेनिज्म होगा देखते हैं। तो इसका मैकेनिज्म ये होगा कि जो नाइट्रिक एसिड होता है HNO3 वो हीट पाकर, ठीक है, हीट पाकर ऐसे टूट जाएगा, ठीक है। HO डॉट और NO2 डॉट में टूट जाएगा। HO डॉट और NO2 डॉट में टूट जाएगा। ये OH डॉट उस जगह से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर लेगा। OH डॉट वहां से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर लेगा जहां से हाइड्रोजन निकलने के बाद तो ये H डॉट और OH डॉट मिलकर वाटर बना देंगे और यहां पे आपको एक फ्री रेडिकल मिल जाएगा। OH डॉट वहां से हाइड्रोजन निकालेगा जहां से निकलने के बाद सबसे स्टेबल फ्री रेडिकल बने। यहां से निकालता तो 1 डिग्री बनता है, यहां से निकालता तो 2 डिग्री बना है। और ये जो बना आपका फ्री रेडिकल, इस पे NO2 डॉट जाकर चिपक जाएगा, जुड़ जाएगा इससे, ठीक है, इससे जुड़ जाएगा। तो ये इससे जुड़ जाएगा। तो यहां पर आपको सीधा सीधा नाइट्रेशन प्रोडक्ट मिलेगा और ये होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से। एग्जैक्टली ऐसा ही मिलता जुलता रिएक्शन सल्फोनेशन का भी हो जाए। बस अंतर क्या है कि वहां पे है ना, फोर्थ रिएक्शन है वो प्रॉपर्टी है, वहां पे नाइट्रेशन में नाइट्रिक एसिड और सल्फोनेशन में, ठीक है, सल्फोनेशन में सल्फ्यूरिक एसिड लगेगा। तो सेम रिएक्शन है। अगर आप किसी भी एल्केन को ले लीजिए और इसको जो है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से ट्रीट करके हीट कर दीजिए। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करिए। जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करेंगे तो इसका मैकेनिज्म क्या आएगा? इसका मैकेनिज्म आएगा ऐसा कुछ, ठीक है। इसका मैकेनिज्म आएगा H2SO4 HOS डबल बॉन्ड O OH, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। अब होगा क्या यहाँ पे, जब भी इसको आप हीट करेंगे तो ये चीज फिर टूटेगी डॉट डॉट में। कैसे टूट जाएगी? HO डॉट और SO3H डॉट SO3H डॉट में टूटेगा, ठीक है। फिर वही बात, ये OH डॉट जो है एल्केन से, है ना, वहां से हाइड्रोजन निकाल लेगा जहां से निकलने के बाद सबसे स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा ऐसे, ठीक है। तो ये चीज डॉट बनेगी और साथ में H डॉट और OH डॉट जो है मिलकर वाटर बना देगा ये। और ये जो H डॉट है, नहीं, ये जो एल्केन जो फ्री रेडिकल बना है, एल्काइल फ्री रेडिकल, इससे ये SO3H डॉट जो है आकर जुड़ जाएगा इससे, ठीक है। तो इससे ये जो है आकर जुड़ जाएगा और यहां पर आपको SO3H मिल जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, इस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करने पे एल्केन में SO3H का सब्स्टिट्यूशन होता है। कहां सब्स्टिट्यूशन होगा SO3H का? SO3H का वहां सब्स्टिट्यूशन होगा वहां सब्स्टिट्यूशन होगा जहां पर सबसे स्टेबल फ्री रेडिकल बनता हो H निकालने के बाद, ठीक है। तो ये तमाम रिएक्शन जो है, नाइट्रेशन हो गया, सल्फोनेशन हो गया, इन सब में रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि आज इस लेक्चर नंबर 5 का मैं यहां पे एंड कर रहा हूं। और अब तक हम लोगों ने 5 लेक्चर्स पढ़े हैं। पहले में कार्बोकैटायन, दूसरे में फ्री रेडिकल, तीसरे और चौथे में हमने प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स पढ़ा और 5वें में प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स पढ़ लिया। तो यहां पर एल्केन्स टॉपिक जो है समाप्त होता है। एल्कीन्स और एल्काइंस दोनों इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, इसलिए उनको सेपरेटली पढ़ना मुश्किल है। तो हम एल्कीन्स और एल्काइंस को एक साथ मिला जुला कर पढ़ेंगे। तो ऐसा मैं लेक्चर नंबर 6 से शुरुआत करूंगा और लगभग मुझे लगता है कि 3 या 4 लेक्चर में एल्कीन्स और एल्काइंस भी खत्म हो जाएगा। और इसके इन 3-4 लेक्चर्स के बाद आप जब हाइड्रोकार्बन को मैं एंड कहूंगा तो उसके बाद मैं कह सकता हूं कि आप कहीं से कोई भी क्वेश्चन आप लगाएंगे, किसी भी कंपटीशन इस लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे, किसी भी नीट या जेईई के क्वेश्चंस लगाएंगे आप, तो क्वेश्चन फंसेगा नहीं आपसे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6 में, और एल्कीन और एल्काइंस पे बातचीत करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।